यहाँ पर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 10। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स बेसिक। पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबको पहले एलएचएस में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसा। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। चेक करने के लिए हमें a1/a2 निकालना पड़ेगा। तो a1/a2 कितना आया? 3/2। b1/b2 कितना आया? -2/1। तो यहां पर ये साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ये इक्वल नहीं है। तो हम लिख लेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या होगी? इनके वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रखा है। तो इसलिए होगा वन सॉल्यूशन। Question number 2. The ratio of height of a building and its shadow is 1:1. Then the angle of elevation of the sun is. तो इस क्वेश्चन को करें। बिल्डिंग ये है ए बी और इसकी शेडो है। तो ए बी और बी सी का रेशियो हमें दे रखा है, यानी बिल्डिंग का और शेडो हो गई बी सी, इनका रेशियो दे रखा 1/1। थीटा कैसे निकालते हैं? tan थीटा निकालेंगे हम, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। तो कितना रेशियो आ गया है? 1/1, यानी इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आंसर। 3. द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कुलर 4 6 -1, 1। तो हमारा कोई जो डायमीटर है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 6 और -1, 1। तो रेडियस निकालनी है सर्किल, इसके लिए हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। डायमीटर मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो d इक्वल टू क्या होता है? x। ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। x2 माइनस x1 y1 का होल स्क्वायर, किसी से माइनस कर ले, 4 से कर लेते हैं, -1 को माइनस। तो -1 में पहले से -1, तो ये +1 हो जाएगा। प्लस में क्या होगा? 6 और -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? √50। इसमें 25 कंप्लीट स्क्वायर है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंदर बचेगा 2। तो 5√2 यूनिट ये आ गया हमारा डायमीटर। हमें निकालनी रेडियस। रेडियस क्या होता है? dy/2, यानी 5√2/2। तो हमारा क्या होगा? बी वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीएफ एंगल ए इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ई डी अपॉन ई एफ, एंड एंगल एफ इक्वल टू 48 डिग्री दे रखा है। तो यहां पर जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल एंगल ई क्या है? यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल ई के इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल टू है एंगल ई। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहां पे क्या है? एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल ई है। दोनों क्या है? 50 डिग्री। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी दे रखा है। ए बी अपॉन ए सी एक ही साइड की दे रखे हैं, जबकि हमें सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी अपॉन ए सी हमें दे रखा है और ये दे रखा है ई डी अपॉन ई एफ। ऐसा करेंगे, इसको ए बी ई डी को इधर ले आते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा हमें। ए सी अपॉन ई एफ। अब सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन आ गई, ए बी अपॉन ई डी। ये दोनों का रेशियो इक्वल टू क्या है? ए सी अपॉन ई एफ का रेशियो। तो दोनों साइडों के बीच का एंगल इक्वल है एक, और दोनों साइड क्या है? प्रपोर्शन में है ट्रायंगल्स की। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे? तो इसको लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। कैसे करके लिखेंगे? ए
ए की जगह में क्या है 50 डिग्री, ए 50 डिग्री है, ए और ई इक्वल है, तो हमें ए की जगह में क्या रखना पड़ेगा, ई रखना पड़ेगा। और दूसरी साइड कौन सी है, ए बी पोर्शन में डी के, तो यहाँ डी ई, डी हो गया। और बचा हुआ क्या है, एक वर्टेक्स एफ है, ये रख लेते हैं। तो एंगल एफ हमें पता है 48 डिग्री दे रखा, एंगल एफ और सी इक्वल हो जाएंगे, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल एफ तो हमें पता है, दे रखा 48 डिग्री, तो एंगल सी क्या होगा 48 डिग्री हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:16, द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल मान लिया, दोनों के एरिया का रेशियो हमें दे रखा 9/16। तो यहां से R1/R2 कितना आ जाएगा आपका, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4, तो R1 हो गया, R1/R2 का रेशियो आ गया। तो यही रेशियो क्या होगा, सरकमफ्रेंस का भी होगा, क्योंकि तो सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 2πr1/2πr2। और यहाँ काट देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 3/4, तो 3:4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, देन वैल्यू ऑफ सेक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा 0। अब साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा, सेक अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 आ गया, तो सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो क्या आ गया आंसर, 1 आ गया हमारा, बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 6 इज 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 18, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। तो अगर होगा एक्स की जगह में 6 रख देंगे, और इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, 6 रखे, क्योंकि इसका 0 है, तो ये 36 हो गया, माइनस 6p माइनस 18 इक्वल टू 0। 36 माइनस 18 कितना होता है 18, 6p इक्वल टू 0, माइनस 6p, 18 इधर आएगा, माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल टू आ जाएगा 18/6, यानी 3 आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 8 11 14 इज ए। अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, और जितने टर्म्स हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। कितने टर्म्स हैं 5, और ये दे रखा हमें, तो ये आ जाएगा 8 + 7 15 + 11 26 + 14 40, 40 इक्वल टू 5 को उधर ले जाते हैं 5a, और यहां क्या है a बचा, तो ये हो जाएगा 40, यानी 4a हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा मतलब 40/4, यानी 10 आ गया आंसर, ये 10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5√81 इज। तो क्या होगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। √81 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 45 को क्या बोलेंगे, नीचे देखते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो है नहीं, इरेशनल नंबर है नहीं, इरेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ p इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 1 + sec स्क्वायर थीटा, देन 2y माइनस p इज इक्वल टू। तो क्या होगा, यहां पर हमें निकालनी वैल्यू 2y माइनस p की। तो 2y क्या है, यहाँ पे y दे रखा है, ये y की जब ये रख लेते हैं 1 + sec स्क्वायर थीटा माइनस p की जगह में रख लेते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 2 + 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 12
005,0 इज। तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना, में वर्टिसेस दे रखे हैं, दे रखे हैं 0,00, 0,12 और दे रखा है 5,0। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं हम। ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कैसे, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 12 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कितना बचेगा, ये आ जाएगा 12 यूनिट। और यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में 12 - 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 144 और ये आ जाएगा अंडर रूट 169 जो होगा 13 यूनिट। तो 13 यूनिट ये वाली होगी डिस्टेंस, और ये वाली आ जाएगी हमें इसी प्रकार से 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। तो तीनों को ऐड करके कितना आ गया, 12 प्लस 5 प्लस 13, ये हो गई। तीनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा कितना 30 यूनिट्स। तो ये पेरीमीटर आ गई, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई इज ड्रॉन इज पैरेलल टू बेस ई एफ ऑफ ट्रायंगल डी एफ। अब हमें ट्रायंगल डी एफ दे रखा है, ये ट्रायंगल डी एफ है, डीई एफ, और एक्स वाई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो डीई को एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और डी एफ को वाई। तो एक्स वाई क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये पैरेलल लाइन क्या करेगी, इसको दोनों साइडों को प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट करेगी। तो वो चीज है इफ डी इक्वल टू 4 इफ डी इक्वल टू 4EX, तो हमें दे रखा है डीई इक्वल टू 4EX। तो यही कर देंगे, डीई अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन EX इक्वल टू 4/1, और एफ वाई दे रखा हमें इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और हमें डी वाई निकालनी है, डी वाई ये है, ये निकालनी है हमें साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है एफ वाई, ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, और इस डी को, डी जो दे रखा है, इनको दोनों लाइन सेगमेंट में हम क्या कर देंगे, ऐड करके लिख देते हैं, यानी इसको और इसको ऐड करके क्या बनेगा, डी बनेगा। तो ये लिख लेंगे डी एक्स प्लस में ई एक्स, ये डीई की जगह में हमने ये रख लिया, अपॉन में ई एक्स इक्वल टू 4/1। तो डी एक्स, ये ई एक्स इसके डिवाइड में कर दे देंगे, इसके डिवाइड में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन ई एक्स प्लस में ई एक्स अपॉन ई एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये डी एक्स अपॉन ई एक्स क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी 3:1 आ गया इसके बीच में। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि ये पैरेलल है इसके बेस के, तो क्या होना चाहिए, डी एक्स अपॉन ई एक्स होगा इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन एफ वाई। तो डी एक्स अपॉन ई एक्स हमें पता लग गया 3/1, डी वाई हमें निकालना है, एफ वाई की वैल्यू हमें दे रही है 2 सेंटीमीटर। तो डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर। तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, if 15PQ - 3 are in AP, then P - Q is equal to। तो यहां पर क्या है, यहां पर 1 2 3 4 टर्म दे रखे हैं जो कि एपी में है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो ये लिख लेते हैं P - 15 इक्वल टू Q - P। तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, ये 2P हो जाएगा, Q को इधर ले आते हैं -Q, और -15 को इधर ले आते हैं, तो एक इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन ऐसा है कि इसको इससे माइनस करके इक्वल टू करके ये कर देते हैं, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स के बीच में एपी की कंडीशन जो वो होती है वो अप्लाई करते हैं,
यानी इस टर्म से इसको -3 माइनस क्यू हो जाएगा इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब यहां पे क्या होगा, माइनस पी इधर आके पी हो जाएगा, माइनस क्यू -2 क्यू हो जाएगा, और ये -3 इधर आ गया। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2p - 4q इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे रख लेते हैं। 2p - q इक्वल टू 15। अब क्या है, माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -3q इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, q इक्वल टू इधर आ गया 3। इस इक्वेशन को q इक्वल टू 3 को किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, इस इक्वेशन में रख लेते हैं, तो p की वैल्यू आ जाएगी p-2 मल्टी 3 इक्वल टू 3। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, उधर जाके -6 यानी 9 हो जाएगा। अब हमें निकालना था p-q की वैल्यू, तो p-q की वैल्यू आ जाएगी 9 - 3 यानी इक्वल टू 6। तो ये ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line। तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्किल का सेंटर हो गया और एक टेंजेंट PQ है और सर्किल में P पॉइंट पर है, तो ऐसे होगी और ये हो जाएगा Q, और ये रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर, और सर्किल OQ हमें दे रखा 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर है। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसका मतलब ये अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो हमारा ये टेंजेंट निकल आएगी पी क्यू इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर करके, जो कितना आ जाएगा 169 -25, ये आ जाएगा √144। 12 सेंटीमीटर आ गई हमारी टेंजेंट, तो ये सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, यानी कोई स्क्वायर है और उसके अंदर क्या है, एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है ऐसे, और ये सेंटर हो गया, तो ये जो है ये क्या बनेगा, डायमीटर। जो डायमीटर होगा वो साइड के बराबर होगी स्क्वायर की, तो स्क्वायर का साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ही डायमीटर होगा सर्किल का, और रेडियस इस प्रकार से आ जाएगी d/2 यानी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, और हमारा यहां पर से एरिया आ जाएगा जो हमें निकालना था। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, πr²। पाई को पाई रहने देते हैं, आर का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 16। इन ट्राइंगल्स LMN एंड XYZ, एंगल y इक्वल टू एंगल L, एंगल Z इक्वल टू एंगल M, एंड XY इक्वल टू 2ln। तो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो XY/ln लिख देते हैं इसको, इक्वल टू 2 यानी दो लाइन सेगमेंट के बीच में रेशियो आ गया, ये दे रखा। एंगल y इक्वल टू एंगल L दे रखा है, एंगल Z इक्वल टू एंगल M, यानी दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल XYZ, और एंगल y किसके इक्वल है, एंगल L के, और एंगल Z है किसके इक्वल, एंगल M के। तो डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, ट्रायंगल एल एम एन मान लिया, इसको ऐसे लिख लिया, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एल के करस्पॉन्डिंग है वाई, ये होगा वाई, और एम के करस्पॉन्डिंग क्या है, जेड है। तीसरा वर्टेक्स ये आया, वाई जेड आ गया, एक्स सी हो गया। तो लिखने का तरीका यह है। तो ये हो गया, हमें क्या बताना था खाली, अब ये दोनों रेशियो में है,
तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड के बीच में क्या है, एक ट्रायंगल की साइड दूसरे से डबल है। जब डबल है तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, 15 डिफेक्टिव बल्ब्स आर एक्सीडेंटली mixed with 150 good bulbs. It is not possible to just look at a bulb and tell whether or not it is defective. One, one bulb is taken out at random from this lot. The probability that the bulb taken out is a defective one is. तो 150 गुड बल्ब्स हैं और इसके साथ में यानी टोटल बल्ब्स कितने हो गए, 150 तो क्या थे, गुड बल्ब थे, इसके साथ में मिक्स हो गए 15 डिफेक्टिव बल्ब, तो टोटल बल्ब कितने हो गए 165। अब डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब है हमारे पास 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव बल्ब को चूज करने की, यहां पर लिखेंगे डिफेक्टिव बल्ब जाएगी, ऊपर ये 15 आ जाएगा डिफेक्टिव बल्ब और यहाँ पे 165। अब काट लेते हैं इसको, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 1 क्या हो जाएगा आंसर 1/11 हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, the length of a tangent drawn from a point 25 centimeter away from the center of a circle of radius, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, यानी पॉइंट कितनी दूर है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से टेंजेंट को ड्रॉ करना है और ये हो गए रेडियस। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस तो दे रखी 24 सेंटीमीटर और टेंजेंट की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ क्या आएगी, अभी 90 डिग्री है तो ये क्या है हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा आपका बेस या परपेंडिकुलर जो भी मानो। तो अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट 625 माइनस 576, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 49, जो आ जाएगा हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आंसर, तो सी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 से और 19 और 20 दे रखे हैं, एजर्सन रीजन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है एजर्सन ए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 5.3 इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात सही है क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस किसी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसलिए ये जो है कॉस थीटा क्या है इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होगा बी से। तो यहां पर क्या दे रखा कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर जो दे रखी है ये हमें गिवन है, मतलब कि एजर्सन ए ये है कि कॉस थीटा यहां पर क्या दे रखा है, एक से बड़ा दे रखा है ग्रेटर देन 1, जो कि इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। रीजन आर में बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बात सही है, एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर से हाइपोटेन्यूस का यूज करा हमने, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ बोल ही रहा हो कि हाइपोटेन्यूस द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिसमें एजर्सन ए ट्रू है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, assertion A, the point which divides the line segment joining the points P3, -6 and 6, -1 internally in the ratio 2:1 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। बोलने का मतलब क्या है, ये हमें x और y दे रखा है, यानी ये x है और ये y दे रखा है। ये आपका जो है m1 m2 है और ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और y2। अब ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, m1 क्या है, m1 हमारा 2 है, 2 मल्टी x2,
तो x2 कितना है 6 है, प्लस में m2 हमारा 1 है, 1 मल्टी x1 कितना है 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, साथ में ये भी निकाल लेते हैं। m1 कितना है, m1 है 2, y2 कितना है -1, प्लस में m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है -6, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। अब एक कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 12 प्लस 3 अपॉन में 3, ये आ जाएगा y इक्वल टू -2 -6 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा हमारा -8 अपॉन 3 और ये आ जाएगा 15 अपॉन 3, तो ये तो आ गया 5। तो हमारा क्या आ रहा है x इक्वल टू 5 आ रहा है और y इक्वल टू आ रहा है -8 अपॉन 3, यानी कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट के 5 -8 अपॉन 3, जबकि यहां क्या बता रहा है 5 -14 अपॉन 3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स। बाकी सेक्शन फॉर्मूला जो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इन द रेशियो m1 रेशियो m2 आर। तो सेक्शन फॉर्मूला तो यही होता है जो करेक्ट है, तो यानी एजर्शन जो है फॉल्स हो जाएगा और रीजन आर आपका ट्रू हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 है इफ 2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें क्या करना है x की जगह में रख देना है 2 जो हमने दे रखा है, उसके लिए सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि इसका एक 0 है, वो एक रूट है, तो x की जगह में 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मल्टी -2 इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर यानी 4p हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4p प्लस 4 इक्वल टू 0, 4p प्लस 4 उधर चले जाएगा -4 हो जाएगा, p इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो एक टावर दे रखे हमें, मान ले टावर ए बी, और यहाँ पे ग्राउंड में कोई पॉइंट है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 25 मीटर अवे है, इस पॉइंट को मान लेते सी, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना टावर के टॉप का 30 डिग्री, और हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो क्या लगेगा यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, तो क्या लगेगा tan 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमने h मान रखा है और बेस क्या है 25, tan 30 यानी क्या होता है 1/√3, तो h इक्वल टू क्या हो 25 उधर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ गया हमारा टावर की हाइट इतनी मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर ए है चेक वेदर 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और n बीइंग ए नेचुरल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन ऐसे करना आपने, हमें देखना है कि 12 की पावर n इसका n 0 पे होता है कि नहीं होता, n नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे 12 के फैक्टर कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, तो ये आ गया 12 के फैक्टर 2 मल्टी 3 होल टू दी पावर n, और अंदर लिख लेते हैं 2 स्क्वायर मल्टी 3, बाहर से पावर n है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। यहां पर लिख लेंगे आप कि द फैक्टर ऑफ 12 टू दी पावर n आर नॉट in the form of 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर m, so it cannot end, it can't end at 0,
तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है उसका पावर क्या होना चाहिए, उसकी उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होनी चाहिए 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर m, तभी जाके उसका एंड जीरो में होगा। जैसे 100 है तो 100 क्या लिखते हैं, टू की पावर, टू की पावर कितनी, 2 स्क्वायर मल्टी 5 स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 की पावर और 5 की पावर में की फॉर्म में है, इसलिए इसका एंड जीरो में होता। तो ये रीजन है इसका। अगला क्वेश्चन है बी पर, चेक वेदर 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 7 मल्टी 11 प्लस 51 इज ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने ऐसे करना है। हमें दे रखा है 2 मल्टी 2 मल्टी 3, ये दे रखा हमें। तो यहाँ पर 51 का मतलब क्या है, 3 मल्टी 17। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लीजिए आप, अंदर बचेगा 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 7 मल्टी 11 और प्लस में इधर क्या बचेगा, 3 कॉमन आ चुका 17। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना आपको। 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, ये 36 आ गया। 11 7 जा 77, 36 में 77 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77 की 7 का बैलेंस को 2 से 4, ये आ जाएगा हमारा 2772 प्लस 17। इसको ऐड कर लेते हैं अंदर। तो ये आगे इसके 2789 को आप फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर से पता लग गया कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि नंबर मान लिया इस नंबर को हमने एक्स से लिख दिया, तो ये सारे इसके फैक्टर होंगे होंगे, तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे इट हैज मोर देन वन फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, therefore it will be a composite number। इसलिए कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यानी कोई सर्किल है और सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है पी, को लेते हैं क्यू आर। तो यहां पर हो जाएगा गिवन में हमें एक सर्किल दे रखा है, ए सर्किल विथ सेंटर ओ, और क्या दे रखा है, टेंजेंट दे रखे हैं पी क्यू एंड पी आर और टेंजेंट टू द सर्किल। कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे, ज्वाइनिंग ओ टू क्यू एंड ओ टू आर, ओ टू आर, और ये ओ टू पी। टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव में करना हमें पी क्यू इक्वल टू पी आर। प्रूफ, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल पीओ क्यू एंड ट्रायंगल पीओ आर। अब इनमें क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और क्या क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री के अपोजिट में ये हाइपोटेनिस होगा जो कॉमन है, और रेडियस सर्किल की इक्वल होती है वो लिख लेते हैं।
ओ क्यू इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और क्या है, एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू क्या है, एंगल पी आर ओ क्या है, 90 डिग्री। लिखेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट, या फिर लिख देंगे और शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये हो गया। और ओपी इक्वल टू ओपी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो गया। इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी आर ओ। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, आर एच एस, क्योंकि हाइपोटेनिस इक्वल है यानी कॉमन है, और एक साइड कॉमन है, रेडियस एक, और एक साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा, आर एच एस रूल, आर एच एस रूल लगे बाई सीपीसीटी, हम लिख देंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर बाई सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इफ cosec थीटा इक्वल टू 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है हाइपोटेनिस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ 13 दे रखा है ये, और ये 5। तो हमें बेस निकालना पड़ेगा cot थीटा के लिए। तो बेस इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बेस निकालना है। बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट 12। तो बेस आ गया हमारा 12। अब हम कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 12 आ गया, परपेंडिकुलर ये दे रखा 5। तो ये आंसर आ गया कॉट थीटा इक्वल टू। चॉइस का क्वेश्चन है, इवेल्युएट tan स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन cosec 30 प्लस sec 60। tan 60, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर लगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, अपॉन cosec 30, cosec 30 साइन 30 का उल्टा होता है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस sec 60, इसकी वैल्यू भी 2 होती है। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/2 अपॉन में 4। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो गया, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1 7/2 डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 7/8 विल बी द आंसर। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो हमें क्वेश्चन गिवन, तो गिवन में क्या दे रखा, हमें पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। तो कॉर्ड किस में होती है, सर्किल में होती है। ये हुई कॉर्ड, कॉर्ड को नाम देते हैं ए बी, और यहां से एंड पॉइंट्स में ड्रॉ की गई टेंजेंट है। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों टेंजेंट्स, उसका नाम रख लेते हैं सी। आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
सर्किल का सेंटर मान लेते हैं ओ। तो हमें गिवन में क्या लिखना है? अकॉर्ड कॉर्ड ए बी ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ टू प्रूव एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ओ से ए को ज्वाइन कर देना है और ओ से बी को ज्वाइन कर देना है। अब यहां पर स्टार्ट करेंगे हम कि ओ ए परपेंडिकुलर टू सी ए, और क्या है, ओ बी परपेंडिकुलर टू बी सी। यहां पर लिखेंगे टेंजेंट्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या होगा, एंगल सी ए ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब यहां पे एक ट्राइंगल ए ओ बी को कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या दिख रहा है, ये दोनों रेडियाई हैं सेम सर्किल की। तो ओ ए इक्वल टू लिखेंगे ओ बी, लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ट्राइंगल बी ए ओ थीटा मान लिया। अब जब ये दोनों इक्वल हैं, ओ ए इक्वल टू बी, इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी तो यहां पर हो जाएगा एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। थीटा मैंने मान लिया, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो लिख लेंगे एंगल बी ए ओ थीटा है, तो एंगल बी ए ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी ओ इक्वल टू थीटा। हमें निकालना है एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी क्या हो जाएगा, यहां पे एंगल सी ए बी है, ये वाला एंगल क्या होगा, क्योंकि एंगल सी ए ओ 90 डिग्री है, तो एंगल सी ए ओ से हम माइनस करेंगे एंगल बी ए ओ को, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार एंगल सी बी ए बी आ जाएगा हमारा, एंगल सी बी ए क्या होगा, एंगल सी बी ओ माइनस थीटा। एंगल सी बी ओ 90 है, तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन, दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी बी ए जो हमें प्रूव करना था, एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल सी ए बी। इन दोनों को इक्वेशन नाम लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन चॉइस का है, so that the quadrilateral formed by the tangents from an external point to a circle and the radii at the point of contact is cyclic। तो हमें ये दे रखा है एक सर्किल, टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो टेंजेंट हो गई, और जो रेडियाई है, रेडियाई एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। हो गया, इसको मान लेते हैं सी बी। तो यहां पर गिवन में हम लिख लेंगे, गिवन में क्या दे रखा है, दो टेंजेंट दे रखी हैं, ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट्स, और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियाई। टू प्रूफ, टू प्रूफ में करना हमें ए ओ बी सी इज साइक्लिक। अब साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। तो प्रूफ कि ओ ए परपेंडिकुलर टू ए सी, यहां पर लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उसी प्रकार तो एंगल सी ए ओ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे सिमिलरली एंगल सी बी ओ 90 डिग्री होगा, एंगल सी बी ओ भी 90 डिग्री होगा। तो यहां पर दोनों अपोजिट एंगल का सम क्या आ गया, 180। 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। एक तो ये हो गया। दूसरा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री, वो लिख लेते हैं। एंगल सी प्लस एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां दोनों एंगल का सम क्या है, 180, यानी एंगल सी ए ओ एंगल सी बी ओ। तो एंगल सी प्लस एंगल ए ओ बी, ये एक तरफ इन दोनों का सम क्या है, 180। यहां पर ये आ जाएगा हमारा एंगल सी प्लस एंगल ए ओ बी 360 माइनस 180, 180 डिग्री आ गया। एंगल सी प्लस एंगल ए ओ बी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट कि क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी, क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी क्या होगा, साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 27, if a minus 4 comma 3 b x2 c 6y and d 3 4 are vertices of a parallelogram abcd, then find the value of x and y, also find the length of diagonals। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। ये रहा पैरेललोग्राम जो हमें दे रखा है एबीसीडी, और ये वर्टिसेस दे रखे हैं -4। यहां हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दोनों डायगोनल्स इसके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो O क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। कारण डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड x2 यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
और सेम यहां भी अप्लाई करना है। यहाँ पे x1 x2 की जगह में हम मान लिया x3 x4 कर लें डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर प्लस y4 कर लें डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हो जाएगा -4 AC के -4 + 6 यानी x1 और x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 यानी 3 y2 y3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। x3 का मतलब x और x4 का मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2। y1 y3 है, y3 का मतलब 2 और y4 का मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा -4 + 6 कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1। इसको एज इट इज रहने देते हैं 3 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा x + 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 2 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। अब इनको इक्वेट कर लेते हैं LHS RHS। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इसके इक्वल और ये होगा इसके इक्वल। x + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 होगा। यहां से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 2 - 3 यानी -1, और ये दोनों को इक्वल कर देंगे यानी 3 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 6 - 3 यानी 3। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो x और y की वैल्यू तो आ गई। अब हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यानी AC की लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर x2 कितना है, ये y हमारा कितना आ चुका है यहाँ पे 3, यानी अब कोऑर्डिनेट हो गए 6,3 और -4,3 तो पहले से ही पता है। तो क्या हो जाएगा 6 + 4 6 -4 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा 6 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 यानी 0 का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा 6 × 4 = 10 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर रूट क्या 10 यूनिट। ये तो आ गई AC की लेंथ, और BD की लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि x हमारा कितना है -1, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 2। और अब BD की डिस्टेंस BD की लेंथ क्या हो जाएगी 3 - 1 पहले से -1 है, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर से BD की लेंथ भी आ जाएगी हमारी 3 + 1 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 √20 यूनिट। √20 को हम लिख सकते हैं 2√5 यूनिट। ये लेंथ हो गई BD की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 6√3x + 3 = 0 इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो नेचर ऑफ रूट निकालना आपको, तो हम सीधे डायरेक्टली निकाल लेते हैं x = क्योंकि रूट भी फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac/2a। यहां पर b कितना है, तो यहां पर जो है b कितना है 6√3 है, -6√3 हो जाएगा प्लस माइनस b 6√3 का स्क्वायर -4a कितना है 6 है और c 3 अपॉन में 2 × 6, तो ये आ जाएगा हमारा -6√3 प्लस माइनस 6√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 × 3 108, और ये हो जाएगा -3 यानी 72 आ जाएगा। अपॉन में 6 × 2 हो गया 12
-6√3 प्लस माइनस ये क्या कितना हो जाएगा, 8 से 2 गया 6 अपॉन में 12 -6√3 प्लस माइनस 36 का रूट 6 हो गया अपॉन में 12। यहां पे कॉमन ले लेते हैं 6 को, -√3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। 6 से 12 को काट देते हैं तो हमारे दोनों रूट क्या आ जाएंगे, -3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 भी है। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब आपको क्या बताना है, इसका नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, रूट तो दोनों ही आ गए, नेचर है रूट का। अब यहां पर क्या है, ये √3 था, तो नेचर ऑफ रूट क्या है, दोनों रियल हैं और दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आंसर नंबर 29A, if alpha beta are zeros of polynomial 5x square minus 8x minus 4, then find the value of alpha square plus beta square। पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 और इसके जीरोज यानी जीरोज दे रखे हैं हमें क्या, अल्फा और बीटा, और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एज इट इज फॉर्मूले में, और b क्या है -8, b -8 है, अपॉन a क्या है 5 है। तो ये आ जाएगा हमारा 8/5, और साथ में दूसरी रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। c कितना है -4 और a है 5। अब हमें क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 64/25। तो यहां पर से अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कितना आ गया हमारा -4/5 इक्वल टू 64/25। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ रख लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 64/25 हो गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा -8/5, जो इधर आके +8/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 25, 64 प्लस 40, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 104/25। तो ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आंसर। फाइंड a quadratic polynomial sum of whose zeros is -4 and product of whose zeros is 12। Also find zeros of polynomial। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, सम ऑफ द जीरोस, लेट द जीरोस कर लेते हैं, लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब दोनों का सम कितना दे रखा, -4, तो ये लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -4 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट दे रखा है 12। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा कितना है -4, और एक्स हो गया प्लस अल्फा बीटा कितना है 12 है। पॉलिनोमियल हमारा ये आ गया माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 12।
गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन यहां पर दिख रहा कि सारे सारे प्लस प्लस के हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता लगेगा कि रूट निकलते भी कि नहीं निकलते। तो बी कितना है, 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 मल्टी ए कितना 1 है, और सी 12 है, तो 16 है, माइनस 48 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 32 आ रहा है इसका। तो इसका मतलब क्या है कि डी लेस देन क्या है, डी लेस देन 0 है। तो इसका मतलब इसके रूट क्या नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, तो हमें निकालने ही नहीं है। रूट्स आर नॉट रियल, तो निकालने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता जब रूट्स रियल ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। यहां पर क्वेश्चन क्या करना आपने कि वॉल क्लॉक मिनट हैंड का जो लेंथ है वो क्या है, मिनट हैंड का लेंथ दे रखा मैं, मिनट हैंड का जो लेंथ है वो क्या है 21 सेंटीमीटर है। अब होता क्या है, जो वॉल क्लॉक है 60 मिनट में 360 डिग्री मिनट घूमता है, तो वही कैलकुलेट करते हैं, पहले डिग्री निकालते हैं इसका कि 20 मिनट में कितना एंगल घूमेगा। तो 60 मिनट में तो घूमता है कितना, 360 डिग्री घूमता है। तो 21 मिनट में कितना घूमेगा, 21 मिनट में घूमेगा 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 20, 23 जा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 120। तो कितना आ गया 120 डिग्री घूमेगा ये 120 मिनट्स में। तो हमारा थीटा आ चुका है, ये थीटा हो गया। और एरिया निकालना, एरिया शॉर्ट। अब मान लीजिए ये 20 मिनट में इतना घुमा, ये 20 मिनट में है 30, वो डिग्री कितना है 120 डिग्री ये दे रखा है। तो ये एरिया निकालना 20 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करता है। तो एरिया स्वेप्ट लिख देंगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड थीटा अपॉन 360 यानी सेक्टर का एरिया होगा, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा आ चुका है 120 अपॉन 360, मल्टी में पाई की वैल्यू रख देते हैं 22 अपॉन 7, मल्टीप्लाई आर कितना है 21 सेंटीमीटर है, 21 मल्टी 21, 7 3 जा ये हो गया, और ये 3 टाइम्स कट गया, 3 से 3 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा कितना 2 एकम 2 2 दूनी 462 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। इतना एरिया स्वेप्ट करेगा 20 मिनट में मिनट हैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इफ रूट 3 इज इरेशनल प्रूव दैट 4 रूट 3 प्लस 3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि रूट 3 हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट रूट 3 क्या है, इरेशनल है, ये हमें दे रखा है। प्रूव करना हमें 4 रूट 3 प्लस 3 इज ए इरेशनल नंबर। इसको लेट कर लेंगे, जिसको मान के चलेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेट 4 रूट 3 प्लस 3 इज ए रेशनल। अब जब रेशनल होगा तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं। देयरफॉर 4 रूट 3 प्लस 3 क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। और यहां लिख लेंगे वेयर पी क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के साथ में क्या है, कोप्राइम है, और साथ में क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, जो रेशनल है ये वाला पार्ट हमें रेशनल दिख रहा है पी अपॉन क्यू, तो रेशनल की तरफ रेशनल ले जाते हैं, 4 रूट 3 3 को ले जाते हैं पी अपॉन क्यू माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू पी माइनस 3 क्यू इक्वल टू 4 रूट 3। अब यहाँ पे इरेशनल पार्ट को रख लेते हैं एक तरफ, और रेशनल पार्ट को यानी जो 4 है क्यू के साथ में आ जाएगा इधर नीचे 4 क्यू
अब देखो, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, को प्राइम है, तो क्या है, पी माइनस थ्री क्यू भी क्या होगा, यहां पर लिखेंगे सिंस पी क्यू इंटीजर्स, तो पी माइनस थ्री क्यू भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, और क्यू तो है इंटीजर, तो फोर क्यू भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर होगा, और ये तो दिख रहा है कि ये रेशनल दे रखा है, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, लिखेंगे देयर फॉर, अभी जब रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल, देयर फॉर फोर रूट थ्री प्लस थ्री विल बी ए विल बी एन इरेशनल नंबर। कराने जा रहे हैं सेक्शन डी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 32, a circus tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top of same diameter of 56 meter. The height of cylindrical part is 10 meter and the total height of the tent is 31 meter. Find the area of canvas used in making the tent and the total cost of canvas. If it is purchased at a rate of 7 rupees per meter square. तो सब बेस सिलिंड्रिकल है, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, बेस क्या है, सिलिंड्रिकल है, और कोनिकल टॉप है इसका। तो हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा टेंट का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट का निकालेंगे, टीएसए ऑफ टेंट, इसमें क्या क्या निकालना होगा हमें, एक तो कोन का निकलेगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्योंकि हॉलो है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसमें सिलिंड्रिकल जो पोर्शन है क्योंकि बेस में तो है नहीं कैनवस लगा हुआ, और इधर हॉलो है, तो इसका भी सीएसए निकलेगा, सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया कोन के लिए हमें चाहिए स्लैंट हाइट चाहिए, और इसके लिए हमें दे रखा है डायमीटर दे रखा, डायमीटर दे रखा हमें 56 मीटर, पार्ट सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है 10 मीटर, टोटल हाइट ऑफ टेंट दे रखी है 31 मीटर। इसमें हम ये कोनिकल पोर्शन की जो है हाइट निकाल लेते हैं, तो कोनिकल पोर्शन की हाइट होगी, कोनिकल पोर्शन की हाइट यानी एच ऑफ कोनिकल पोर्शन, 31 से हम क्या करेंगे 10 को माइनस कर लेंगे, 21 मीटर आ गया। और स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द जो टेंट है इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस यानी आर 56 डिवाइडेड बाई 2, 28 मीटर आ गई। स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है, कोनिकल पोर्शन की एच है 21, 21 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 28 का स्क्वायर, जो हमारा आ जाएगा 441। तो ये स्लैंट हाइट आ गई। अब निकाल लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस में सिलेंडर पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई आर एच। तो यहां पे पाई आर कॉमन रख लेते हैं, ब्रैकेट में बच जाएगा 2 एच, और पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं,
रेडियस क्या है 28 है, और स्लेंट हाइट कितनी है, स्लेंट हाइट है 35, और सिलेंडर की हाइट कितनी है 10। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4840, आंसर। अगला क्वेश्चन है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। The height of the cone is 24 centimeter and the diameter of the base is 20 centimeter. Determine the volume of the toy. If this toy is placed in a cylindrical box of same height and diameter as the toy, then find the volume of liquid that can be filled in the cylindrical box. पाई की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास जो सॉलिड टॉय है हेमिस्फीयर है सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। तो इसका बेस जो, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन दे रखी है, ये हाइट ऑफ द कोन होगी 24 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, ये डायमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, और इसको प्लेस किया गया है सिलिंड्रिकल बॉक्स में। If this toy is placed in a cylindrical box of same height and diameter as the toy, then find the volume of the liquid that can be filled in the cylindrical box. तो liquid filled in the box लिखेंगे, liquid filled in the box, बॉक्स मतलब सिलिंड्रिकल बॉक्स, कितना होगा ये वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस हो जाएगा क्या वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो हमारा ये निकल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सबकी सेम है कि हाइट एच कितनी दे रखी है जितनी टॉय की हाइट है। टॉय की हाइट कितनी होगी, ये हो गई रेडियस, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो एच इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 24 प्लस 10, 34 सेंटीमीटर हो गया। सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 24 और ये 10 ऐड हो गया, 34 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ गई। पाई आर स्क्वायर एच हो गया फॉर्मूला इसका वॉल्यूम का सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय में कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है, तो क्या हो जाएगा जो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका एच मान लेते हैं ये, और प्लस में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर सबकी सेम है। अब ये निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में माइनस हो जाएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन रख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा यहाँ पे एच, तो ये आ जाएगा सिलेंडर में इतना पानी बचेगा। अब ये वैल्यू हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, एच कितना था 24 सेंटीमीटर, और स्मॉल एच क्या है 24, और आर हमारा 10 है, तो 3.14 रख लेते हैं पाई की वैल्यू। आर है हमारा कितना 10 का स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल एच कितना है 34, स्मॉल एच 24 डिवाइडेड बाई 3, 2 मल्टी 10 हो गया अपॉन 3 हो गया, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 314
10 स्क्वायर 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करके 314 आ गया। 34 माइनस 8, और यहां पे कट नहीं रहा, 20/3, 314, ये हो जाएगा कितना, 26, 314, ये हो जाएगा 6 पॉइंट या 67 लिख लेते हैं, 19.33, 19.33, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो ये आ गया हमारा 606962, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना आ गया 6069.62 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा लिक्विड का जो हम इसमें भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 6 years hence Kush will be 3 times the age of his daughter, and 3 years ago he was 9 times as old as his daughter. Find their present ages. तो इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं कुछ की। लेट प्रेजेंट एज ऑफ कुछ इक्वल टू एक्स ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की एज मान लेते हैं वाई, और यहां पर बता रहा कि उसकी एज 3 टाइम्स थी, कब 3 टाइम्स होगी 6 years हेंस, यानी 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद उसकी एज, अपनी डॉटर की एज, उसकी डॉटर की एज 6 वर्ष बाद क्या होगी, ये होगी, और 6 वर्ष बाद उसकी एज हो जाती है 3 टाइम्स, अपनी डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाती है। एक इक्वेशन लिख लेते हैं, x+6 इक्वल टू 3y+18, ये आ जाएगा हमारा x-3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, वो बता रहा है कि ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज एज, कब 3 years अगो, तो 3 वर्ष पहले दोनों के बीच का एज का क्या रिलेशन था, और ये हो जाता है कितना 9 टाइम्स, 3 वर्ष पहले 9 टाइम्स था अपनी डॉटर की एज का। यहां पर से इक्वेशन आ जाएगी 9y-27, ये हो जाएगा x-9y इक्वल टू -24, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं ऐसे, और इनको माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा -6y, और ये आ जाएगा -36, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा y इक्वल टू यहां से आ जाएगा 6, पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा x-3 मल्टी 6 इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 30। तो एज ऑफ कुछ प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ कुछ 30 years ऑफ हिज डॉटर, ऑफ हिज डॉटर्स एज, और डॉटर की एज आ जाएगी 6 years, आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करना हमें, तो सबसे पहले तो लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें क्या है, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये हमें दे रखा है, और हमें दे रखा होगा एक लाइन पैरेलल होती जो, ये इसके दोनों का जो है प्रोपोर्शन इक्वल होता है, मतलब ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ये डी ई है, तो ये चीजें हमें दे रखी हैं, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई पैरेलल टू
बीसी हमें ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये चीज हमें दे रखी है, तो गिवन में लिखना है। अब हमें क्या प्रूव करना है, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्राइंग, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें इसका नाम रख लेते हैं एफ, और इस परपेंडिकुलर का नाम रख लेते हैं, पॉइंट का नाम जी। तो यहां पर लिखेंगे ड्राइंग, साथ में ये भी आपको मिला देना है। तो ड्राइंग डी एफ परपेंडिकुलर टू एई, एई बोलो या एसी बोलो, और क्या क्या, जीई, जी परपेंडिकुलर टू एडी, और क्या करना है, ज्वाइनिंग, ज्वाइन डी टू सी, और क्या है, बी टू ई। टू प्रूव, प्रूफ में हमें क्या करना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, एडी अपॉन बीडी, अगर ये डी पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन में बीडी, और एई अपॉन में सी। ये प्रूफ करना है, तो आप करेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना है, हम यहां पर ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना होता है, हाफ मल्टी बेस, बेस कितना है, बेस है इसका एडी, मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड कितना है, जी। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब निकालना है एरिया ऑफ, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बी डी ई। तो बी डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी बेस, इसमें बेस ये मान लेते हैं बी डी, एल्टीट्यूड वही होगी, ये इसका एल्टीट्यूड क्या है, ये ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड वही रहेगी, जी। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल, एडी अपॉन बीडी आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और सेम टू सेम आपको ऐसे ही यहां भी करना है, इसका एरिया दोबारा से निकालेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे, और ऐसे ही इनका रेशियो भी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ एडीई जैसे इसका निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई हाफ मल्टी, लेकिन अब की बार बेस आपने ये रखना है एई, मल्टीप्लाई क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी डीएफ, अगर ये बेस होगा तो ये होगी हाइट डीएफ। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और अब ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ डीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी, ये होगा हाफ मल्टी बेस, ये हो जाएगा सीई, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, डीएफ।
इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएफ से डीएफ कैंसिल, बचेगा एई अपॉन सीई। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अभी इस इक्वेशन को बाद में नाम देंगे, पहले इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दीज आर द ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ये सेम बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ डीसीई इक्वल टू होगा एरिया ऑफ बीडी। यानी कारण क्या है, ट्रायंगल्स मेड ऑन द सेम बेस, triangles on the same base and between same parallels and between same parallels, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इसको मॉडिफाई करके लिख लेंगे हम, एरिया ऑफ एडी अपॉन डीसी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बीडी से, बीडी और आरएचएस में तो वही रहेगा ए अपॉन सी। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब लिखेंगे फ्रॉम 3 और 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 क्या देखते हैं हम कि दोनों का एलएचएस क्या है, सेम है। तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन सी, हेंस प्रूव्ड। तो यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 3 unbiased coins are tossed together, find the probability of getting all tails। तो 3 अनबाइस्ड कॉइन्स हैं जिनको टॉस किया गया है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में क्या होगा कि 3 कॉइन टॉस किए गए हैं, कॉइन में कितने रिजल्ट होते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम आते हैं। कितने कॉइन्स हैं, 3। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम होंगे हमारे 2 की पावर 3 यानी 8। अभी 8 क्या क्या होंगे ये आपको देखना है। इनका स्ट्रक्चर होगा या तो तीनों बार हेड आएगा, या फिर तीनों बार टेल आएगा, या पहले 2 में हेड आएगा, एक में पहले 2 में हेड आएगा, एक में टेल, या फिर क्या होगा पहले 2 में टेल आएगा, लास्ट वाले में हेड, या फिर क्या होगा इनका उल्टा होगा, टी एच एच, इसका उल्टा एच टी टी, या फिर बीच में होगा टी एच टी, एच बीच में होगा, या फिर एच टी एच। तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब हमें इनका आंसर देना है ऑल टेल्स। तो पहले वाला कहा तो प्रोबेबिलिटी ऑल टेल्स। तो ऑल टेल्स मतलब कितने टेल दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल टेल्स, तीनों बार टेल्स है तो एक आउटकम है, 1 अपॉन टोटल आउटकम 8 हो गए, ये आंसर आ गया। सेकंड वाले का क्या है, एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स कहां पे हैं, 2 टेल जहां पे हैं, एक तो ये हो गया, ये हो गया 2 टेल वाला, एक ये हो गया 2 टेल वाला, 2 टेल वाला ये है। तो कितने आउटकम हो गए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल। तो ये हो गया टोटल, ऊपर 3 हो गया, टोटल आउटकम 8 हो गया।
थर्ड वाले में क्या है, एग्जैक्टली वन हेड, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। तो वन हेड कहाँ है एग्जैक्टली, ये है, एक तो ये है एग्जैक्टली वन हेड, एक ये है एग्जैक्टली वन हेड, ये है। तो कितने हैं, थ्री अपॉन में टोटल आउटकम। फोर्थ वाला है एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड। अब एटलीस्ट टू हेड का मतलब होता है, एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट टू का मतलब होता है टू और मोर देन टू। टू और मोर देन टू कहाँ है, टू हेड, तो मोर देन में ये भी आ जाएगा, टू और मोर देन टू में ये भी आ जाएगा। एक तो हो गया ये, डबल कर देते हैं, एटलीस्ट दो हेड यहां भी है, दो हेड यहां भी है, और दो हेड यहां भी है। तो एटलीस्ट टू हेड का मतलब दो तो होने ही चाहिए, दो से ज्यादा भी उसमें शामिल हो जाएंगे, यानी फोर हो गया, फोर अपॉन एट, यानी ये कितना आ गया, वन अपॉन टू आंसर। फिफ्थ वाला में है एटमोस्ट टू टेल्स। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट टू, एटमोस्ट टू का मतलब होता है टू और लेस देन टू, यानी टू भी शामिल होगा, लेस देन टू भी शामिल होगा। तो यहां पर लिख देंगे एटमोस्ट टू टेल। तो एटमोस्ट टू टेल का मतलब दो टेल तो शामिल होंगे, दो टेल से कम भी होंगे। तो दो टेल ये हो गया, एक तो ये हो गया दो टेल, और दो टेल में एक कम वाला भी शामिल होगा, दो टेल ये भी शामिल हो जाएगा, दो टेल में ये भी शामिल हो जाएगा, और दो टेल से कम में ये भी शामिल हो जाएगा। तो कितने हो गए ये, वन टू थ्री फोर, तो ये भी फोर हो गया, ये भी शामिल होगा, दो टेल या कम टेल में ये भी शामिल होगा, और ये भी जिसमें है ही नहीं टेल वो भी शामिल हो जाएगा। तो एटमोस्ट टू टेल में क्या होना चाहिए, दो टेल तो होने ही चाहिए, जैसे ये है और ये है, लेकिन इससे कम वाले भी शामिल होंगे, जिसमें है नहीं वो भी शामिल हो जाएगा। तो कितने हो गए, ट्रिपल एच भी शामिल हो जाएगा, एच एच टी भी शामिल हो जाएगा, टी टी एच भी शामिल होगा, टी एच एच भी शामिल होगा, और एच टी टी भी शामिल होगा, टी एच टी भी शामिल होगा, एच टी एच भी शामिल होगा। तो केवल एक ही नहीं हो सकता, ये वाला, यानी हो जाएगा सेवन अपॉन एट आंसर। हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ेंगे यहाँ पे आज सेक्शन ई, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025। तो ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सेक्शन ए बी सी डी हम पहले करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से स्टडी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए मोबाइल टावर इज इंस्टॉल्ड ऑन ए 70 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, whereas from the same point of the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. A technician working at the top of mobile tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक 70 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है, 70 मीटर हाई बिल्डिंग है, और इसमें कोई टावर है, मोबाइल टावर, ये मान लेते हैं ए बी, बी सी जिसमें बिल्डिंग हो गई और ए सी टावर हो गया। बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 70 मीटर, और ग्राउंड में कोई पॉइंट है पी, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किसका, यानी पी पॉइंट है कोई, और यहां से जो फुट है टावर का यानी सी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री।
और टॉप ऑफ द टावर का दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है पहला वाला, हाउ फार इज पॉइंट बी फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये बीपी हो गया, और यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि बीसी क्या है, बिल्डिंग है। बीसी इक्वल टू दे रखा है 70 मीटर, और बीसी क्या है, बिल्डिंग है। और टावर है आपका एसी, एसी हो गया टावर। अब क्योंकि हमें बीपी निकालना है और हमें 70 पता है, तो ट्रायंगल बीपीसी को कंसिडर कर देते हैं। इन ट्रायंगल बीपीसी तो लिखेंगे tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, अपॉन में बीपी क्या है, बेस। tan 45 का वैल्यू रख देते हैं 1, बीसी अपॉन बीपी। तो ये आ जाएगा हमारा बीपी इक्वल टू बीसी, और बीसी हमें दे रखा है कितना, 70 मीटर। यानी बीपी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बिल्डिंग इज 70 मीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द मोबाइल टावर। मोबाइल टावर की हाइट निकालनी है मैंने, यानी एसी निकालना है। तो मोबाइल टावर की हाइट कैसे निकलेगी, एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी से हम बीसी को माइनस कर लेंगे, तो ये तो आ जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें ए बी निकालना पड़ेगा, और ए बी निकालने के लिए हम ट्रायंगल ए बीपी को कंसिडर करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बीपी, ए बीपी क्योंकि हमें 60 डिग्री दे रखा है एंगल, तो ये हो जाएगा tan 60, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बीपी, जो हम निकाल चुके हैं। tan 60 की वैल्यू रख लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ए बी अपॉन बीपी, बीपी 70 रख लिया वैल्यू इसकी। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 70 मल्टी √3, 70 √3 की वैल्यू हमें दे रही है 70 मल्टी 1.73, ये आ जाएगा हमारा 7 या। तो ये तो आ गई ए बी की हाइट इतने मीटर। हमें निकालना एसी, तो एसी इक्वल टू हो जाएगा ए बी 121.1 माइनस बीसी कितना है, बीसी था 70, 51.1 मीटर। हाउ फार इज कार फ्रॉम द बिल्डिंग। अब कार क्या है, क्वेश्चन में पूरा दे रखा है हमें, बीसी बिल्डिंग हो गई, और यहां पर से टेक्नीशियन है कोई, ये टेक्नीशियन किसी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये भी 30 हो जाएगा। और यहां पर बीसी हमें 70 मीटर दे रखी है, और ये भी एसी 51.1 मीटर थी। तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, ए बी सी प्लस ए सी, बी सी हमारा 70 है और प्लस 51.1 मीटर, तो ये 121.1 मीटर, ये ए बी आ गया। से ये कार है, तो यहां पर tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी इक्वल टू हमारा आ गया था 70 √3, हालांकि ए बी इक्वल टू 121.1 मीटर आया था। यानी कार की डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू तभी आ पाएगी जब 70 √3 रखेंगे। तो tan 30 इक्वल टू हो गया 1/√3। और बीसी, तो बीसी को यहां ले जाएंगे तो क्या होगा, √3 हट जाएगा। दूसरी
ट्रिक यह है कि डेसिमल में आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये सीधा सा हो जाएगा क्वेश्चन। 70 × 3 क्या आ जाएगा, 210, यानी 210 मीटर डिस्टेंस में होगी कार। द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम बिल्डिंग हो जाएगा 210 मीटर आंसर। तो कोई हॉक उड़ रहा है और यहां पर कोई हॉक है जो कि टावर के ऊपर उड़ रहा है, और इस हॉक की हमें डिस्टेंस निकालनी है ग्राउंड से। तो मान लिया है डी डिस्टेंस में है ये। तो ये डी डिस्टेंस कैसे आएगी हॉक की, ए बी, और ये टावर से जहां टेक्नीशियन है 23 मीटर अबव उड़ रहा है, प्लस में क्या 121.1 मीटर प्लस 23, तो ऐड करके आ जाएगा हमारा 3 और 1 4, 2 और 2 4.1 मीटर। तो हॉक ग्राउंड से इतना ऊपर उड़ेगा। द हाइट ऑफ हॉक 144.1 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रीन कवर एनजीओ चूज है प्लांटेशन साइट। तो कोई प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें 50 ट्रीज लगाने हैं, और प्रत्येक ट्री के बीच में कितना गैप है, ट्रीज के बीच में है 12 मीटर का गैप, और एक टैंक है जो पहले वाले ट्री से 5 मीटर अवे है। उनको वाटरिंग करने के लिए दे फिल अ बकेट फ्रॉम द टैंक एंड वाटर वन ट्री एट ए टाइम। एक बार में एक बाल्टी ले जानी पड़ती है वाटर देने के लिए एक ट्री को। देन दे रिटर्न बैक टू फिल द बकेट अगेन एंड वाटर द नेक्स्ट ट्री। आपके बुक में जो पोटेटोज वाला क्वेश्चन है एक मिसेनियस एक्सरसाइज में, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जो है ट्रीज दे रखे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वाटर टैंक एंड 5 ट्रीज। तो ये वाटर टैंक है यहाँ पे, और ट्रीज के बीच में गैप है दे, वो भी दे रखा है। हर एक ट्रीज के बीच में कितना है, 12 मीटर का गैप है, और पहला ट्रीज 5 मीटर अवे है कहां से, टैंक से। ये टैंक हो गया और ये ट्रीज हो गई। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वाटर टैंक एंड 5th ट्री। तो 5th ट्री और वाटर टैंक के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो अब यहां पे एपी बनेगी, यानी पहला ट्री कितने डिस्टेंस में है, यानी लिखेंगे द डिस्टेंसेस ऑफ ट्रीज फ्रॉम वाटर टैंक। तो फर्स्ट ट्री कहां पे है, 5 मीटर डिस्टेंस में है। तो सेकेंड ट्री का कितने डिस्टेंस में होगा, 5 + 12। सेकेंड ट्री होगा 5 + 12 यानी 17 मीटर डिस्टेंस में होगा। और इसी प्रकार थर्ड, क्योंकि 12 मीटर का गैप है, थर्ड वाला कितने डिस्टेंस में होगा, 29 मीटर। तो ये एक एपी बन गई। अब हमें क्या निकालना, 5th ट्री निकालना। यानी हमने इस एपी का जो एपी ये है 29, और हमें क्या निकालना है, 5th ट्री की डिस्टेंस निकालनी, यानी 5th टर्म निकालना है। nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 d। तो ये निकाल लेते हैं, 5th ट्री की डिस्टेंस a 5 हो गया, 5 - 1, और d कितना हो गया, 12 है। तो ये हो जाएगा 5 + 4 × 12, कितना हो जाएगा ये, 53 मीटर। तो 53 मीटर डिस्टेंस में होगा 5th ट्री आंसर। अगला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वाटर टैंक एंड 7th ट्री। तो वाटर टैंक और 7th ट्री यानी 7th टर्म निकालना हमें। तो 7th ट्री क्या हो जाएगा, 7th ट्री की डिस्टेंस ए कितना था, 5 था, और 7th ट्री है -1, और डी गैप कितने का है, 12 का है। तो ये हो जाएगा 5 + 6 × 12, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 12 × 6 = 72 + 5 यानी 77 मीटर आंसर। अगला पार्ट है फाइंड द टोटल डिस्टेंस टू कवर ए वाटर फर्स्ट 10 ट्रीज। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है।
10 ट्रीज को इरिगेट करने के लिए, मतलब वाटर देने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये है वाटर टैंक, ये है पहला ट्री 5 मीटर डिस्टेंस में है और 12 का गैप है। अब क्या करता है, कितनी डिस्टेंस कवर करता है, इसको पहले ट्री को वाटर देने में कितना डिस्टेंस कवर, पहले ये बकेट ले जाएगा, 5 मीटर ये हो गया, फिर रिटर्न भी मारेगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगी, यानी watering the trees, distances covered in watering the trees। तो पहले वाले ट्री को वाटर देने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2 × 5, क्योंकि रिटर्न भी मानना उसने 10 मीटर, और सेकेंड वाला क्योंकि 12 का गैप है, 5 + 12, एक तो ये आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा सेकेंड ट्री को इरिगेट करने के लिए, 12 + 5 हो जाएगा, 12 + 5 तो हो गया, 12 + 5 डिस्टेंस कवर करेगा, और रिटर्न भी मारना है तो कितना हो गया, 34 मीटर। और इसी प्रकार से ये कितने कितने का गैप होगा, 24 का। थर्ड ट्री को डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होगा, 2, और यहाँ पे 12 और ऐड कर देंगे, 12 + 5 यानी कितना हो जाएगा, ये 17 था, 17 + 12 यानी 29, यानी 58 मीटर कवर करनी पड़ेगी थर्ड ट्री को वाटर देने के लिए। तो ये क्या बन गई, एपी बन गई। तो ये एपी आ गया हमारे 10, 34, 58। तो अब 10 ट्रीज को डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या है, S10 निकालना पड़ेगा। क्या होता है, पहले SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, N/2, 2a + n-1 d, और n यानी 10 है, 10/2, 2 × 10 हो जाएगा, प्लस 10-1 d। अब कैलकुलेट करके आ गया हमारा 5/10 = 20 + 120, 9 × 24, ये हो जाएगा 520 प्लस 9 × 36 का 86, 3 21, ये हो जाएगा 5 × 236, 1180 मीटर। यानी फाइंड द टोटल डिस्टेंस टू कवर टू वाटर फर्स्ट 10 ट्रीज। तो 10 ट्रीज को वाटर देने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 1180 मीटर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस टू कवर टू वाटर फर्स्ट 20 ट्री, ये सेम है, यहाँ पे S20 निकालना पड़ेगा। तो 20/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 × 10 प्लस, और यहाँ पे 20-1 d 24, ये हो जाएगा 10, 20 + 19 × 24, ये हो जाएगा 10, 20 प्लस 1976 का 86, 7, 19, 45। तो ये हो जाएगा 10 × इनको ऐड कर लेंगे, क्या होगा 6, 5 × 2 7, 4, तो ये हो जाएगा 4760 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अगला अगला क्वेश्चन है, इन मेट्रो सिटी पॉल्यूशन एंड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बीइंग अ मेजर थ्रेट टू हेल्थ कंडीशंस ऑफ रेजिडेंट्स, इन ऑर्डर टू स्टडी द सिनारियो a health agency conducted a survey on the age and number of patients admitted in a week in a hospital of a city. The data gathered by the agency is as given below। तो ये देखिए डाटा हमें, तो यहाँ पे क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसके लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। CF क्या हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 38, हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 75, अरे हो जाएगा 80। एक बार N = कितना आ गया, N = आ गया हमारा 80। और मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, N/2। तो N/2 क्या हो गया, 80/2, यानी कितना आ गया, 40। अब यहां देखेंगे 40 कहाँ है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में 40 61 के अंदर होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 35 to 40, ये इसका आंसर है, 35 to 45। फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डेटा। मॉडल क्लास में अभी फ्रीक्वेंसी देखने, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 वाले की। तो मॉडल क्लास भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ये हो गया मॉडल क्लास। इसमें आपने क्या देखा कि जब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 की है, तो मॉडल क्लास भी यही हो जाएगी, 35 to 45। अब है फाइंड द मीन एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक्स निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क, ये हो जाएगा 10, 10 का गप है, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा। अब क्या करना है, एफ एक्स कैलकुलेट कर देना है। तो एफ एक्स हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 0, 11 22, और ये हो जाएगा 0, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा हमारा 0, और ये 70, ये हो जाएगा 300। अभी ऐड कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, ये आ जाएगा जोड़ के 0, 3 और 2 5 और 2 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, और 7 और 4 11, और 9 20 और 6 26 और 2 28। एन आया था हमारा 80, ये हो गया 80। तो अब निकालना हमें क्या, मीन। मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, या सिग्मा एफ कह लो। तो ये आ जाएगा 2830 अपॉन में 80, ये हो जाएगा 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 3 24, 4 3 8 5 40, और 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40। इसको लिख सकते हैं 35.37 के लगभग। तो ये आ गया मीन ऑफ द एजेस। अब क्या है, फाइंड द मॉडल एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल एज। मॉडल एज निकालने के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 है। तो ये हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल, जो मॉडल एज को दिखाएगा, और यहां पर L1 हो जाएगा 35। तो फॉर्मूला हमारे पास मोड निकालने का, M = L1। यहां पर जो है L1 क्या है, 35 हो जाएगा, और F1 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा F0। जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाला F0, और बाद वाला हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा क्या, F1। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, L1 = हो जाएगा 35 प्लस F1, यहाँ पे H = कितना होगा, 45 - 35 जो इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 10। ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 23 - 21 कितना होता है, 2। 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20। ये हो जाएगा 46, इनको ऐड कर लेते हैं, -35, ये हो जाएगा 35 प्लस 20। 46 - 35 क्या हो जाएगा, 11। ये हो जाएगा 35 प्लस 11 से 20 को डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11, 11 88, और 11 लगभग 1.81, जो हो जाएगा 36.81। इतने ईयर्स, इतने ईयर्स क्या हो जाएगी, ये मॉडल एज हो जाएगी। मॉडल एज आ गई 36.81 ईयर्स।